आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़े खुलासे के साथ कर रहे हैं और आपको उस घटना का पूरा सच हम बताएंगे जिसमें एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था। ये घटना जो है पूरे देश में आग की तरह इसके बारे में बात हुई थी, खबर फैली थी। आपने भी इसके बारे में पढ़ लिया होगा, इसे देख लिया होगा। और इस मामले में पुलिस इसके मुख्य आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार भी कर चुकी है और शंकर मिश्रा इस समय जेल में है क्योंकि उन्हें अदालत से जमानत नहीं मिली। लेकिन आज मैं अपने साथ 4 पन्नों की एक रिपोर्ट लाया हूं जिसमें इस फ्लाइट के पायलट ने इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। अभी जो आपने अभी तक इसके बारे में बातचीत सुनी है, जितनी भी, वो सारी कही और सुनी बातें हैं, लेकिन सबूत के नाम पर अभी तक किसी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ दावे थे और दावों के आधार पर ही ये पूरा एक्शन लिया गया। हमने आपको खबर भी दिखाई थी क्योंकि इस महिला ने बाद में आकर शिकायत की। लेकिन आज पहली बार हम इस मामले से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके सामने लेकर आए हैं जो इस समय मेरे हाथ में है। यह घटना 26 नवंबर को हुई थी पिछले साल और आरोप है कि उस दिन शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री शराब के नशे में थे और इसी नशे में उन्होंने इस बुजुर्ग महिला यात्री के ऊपर पेशाब कर दिया था। लेकिन जो रिपोर्ट आज मैं अपने साथ लाया हूं, इसमें 5 बड़ी और चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह रिपोर्ट क्या है। इसे केबिन क्रू इंचार्ज रिपोर्ट कहा जाता है, यानी जो केबिन क्रू का इंचार्ज जो होता है वो फ्लाइट के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि फ्लाइट के दौरान अगर कोई भी घटना ऐसी हुई है तो उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है और जो भी फ्लाइट के दौरान जो बेसिक हाइजीन होता है या ये कह लीजिए कि जो बेसिक ड्रिल होती है उसके बारे में सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन सी चीज समय पर हुई, कौन सी चीज समय पर नहीं हुई, कौन सी चीज सही तरीके से हुई, कौन सी चीज पूरी तरीके से सही से नहीं हुई। और पायलट जो है वो पूरे केबिन क्रू का इंचार्ज माना जाता है, जो कैप्टन होता है फ्लाइट का, और आखिरी फैसला लेने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो उसी के पास होती है। तो पायलट ने, केबिन क्रू इंचार्ज ने जो अपनी रिपोर्ट इस फ्लाइट के बाद बनाई वो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। 2022 की ये रिपोर्ट है और इसमें जो कमांडर हैं उनका नाम लिखा हुआ है, कमांडर एन राम प्रसाद, और दूसरे जो कमांडर हैं वो हैं कमांडर कैप्टन गौतम, कमांडर 1 और कमांडर 2। ये देखिए, ये आज मेरे पास वो रिपोर्ट है जो आज मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा है। पहली बात, इसमें यह लिखा है कि इस घटना के तुरंत बाद इस महिला ने कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि वो अपनी सीट से उठकर जो गैलरी एरिया होता है फ्लाइट का, वहां अपने कपड़े साफ कर रही थी। और जब फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने इस महिला को ऐसा करने से रोका तो उसने कहा कि जो यात्री बिजनेस क्लास में उनके आगे वाली सीट पर बैठा है वो शराब के नशे में उनके पास आया और इस दौरान यह घटना हुई, क्योंकि यह महिला उस समय अपने कपड़ों को वहां चेंज करना चाहती थी और क्रू मेंबर्स आए और उन्होंने कहा कि आप इस तरह चेंज मत कीजिए। दूसरी बात, इस घटना के बाद इस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने इस महिला की मदद की और उसके कपड़े, जूते और बैग वगैरह को पूरी तरह से साफ किया गया और इसके बाद इस महिला की सीट भी बदल दी गई। पहले ये बिजनेस क्लास में 9A नंबर की सीट पर बैठी थी और बाद में इसे 12C नंबर की सीट पर बैठाया गया। बड़ी बात यह है कि इस महिला ने अपनी सीट बदलने के लिए एक बार भी नहीं कहा, ना ही इस महिला ने यह कहा कि इन्हें अपग्रेड करके फर्स्ट क्लास में भेज दिया जाए। लेकिन इस घटना के बाद जो यात्री शंकर मिश्रा के साथ वाली सीट पर बैठा था, यानी सीट नंबर 8A पर जो यात्री शंकर मिश्रा के साथ बैठा हुआ था, बिल्कुल उनकी बगल वाली सीट पर, वो ये कहने लगा कि उसे और इस महिला को बिजनेस क्लास से हटाकर फर्स्ट क्लास में शिफ्ट किया जाए और वो शंकर मिश्रा के साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि उसने एक तो ये बदतमीजी की है, दूसरा वो शराब के नशे में है। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब विमान ने उड़ान भरी उसके बाद से ही ये यात्री खुद को फर्स्ट क्लास में शिफ्ट करने की मांग लगातार कर रहा था, जबकि एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स का कहना था कि उनकी ऐसी कोई अपग्रेड पॉलिसी नहीं है जिसके तहत वो उसे फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर सके। लेकिन जैसे ही यह घटना हुई तो यह यात्री
खुद को और इस महिला को फर्स्ट क्लास में सीट देने की मांग करने लगा। कहने का मतलब यह है कि इस मामले को तूल देने वाला जो था, वो तीसरा जो व्यक्ति था, वो था यही यात्री। और इस यात्री ने असल में सबसे ज्यादा शोर मचाया। ना तो वो महिला शुरू में नाराज हो रही थी और ना ही उन दोनों के बीच में, यानी शंकर मिश्रा उस महिला के बीच में कोई तनातनी हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। बड़ी बात यह है कि जो तीसरा यात्री था, ये इस मामले को तूल देना चाहता था। और मैं थोड़ा आपको तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इसमें रिपोर्ट में क्या लिखा है। रिपोर्ट में पहली बात तो ये लिखी है, वो बताते हैं कि जब 5 घंटे फ्लाइट को चले हुए हो चुके थे, तब यह घटना हुई। और इस घटना के बाद उस महिला ने इसे रिपोर्ट किया। रिपोर्ट किया मतलब महिला ने खुद आकर शिकायत नहीं की, क्रू मेंबर्स ने उसे देखा। अब बड़ी बात, जो बड़ा सवाल है वो ये है, इसमें यह लिखा है कि महिला कहती है कि वो गहरी नींद में सोई हुई थी और अचानक उन्होंने अपने आसपास कोई मूवमेंट देखी, एक्टिविटी देखी, और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है और उनके ऊपर पेशाब कर रहा है। ऐसा उन्होंने लिखा है। दूसरी बात वो लिख रही हैं, आई वॉज इन सच अ स्टेट ऑफ शॉक दैट आई कुड नॉट रिएक्ट, शाउट और कॉल द क्रू। अब यही हमारा यहां बड़ा सवाल है, वो ये कि अगर किसी महिला के ऊपर कोई पुरुष आकर इस तरह की हरकत करता है, तो क्या वो महिला चुपचाप बैठी रहेगी? क्या वो महिला शोर नहीं मचाएगी? क्या वो महिला चिल्लाएगी नहीं? क्या वो महिला क्रू को नहीं बुलाएगी, किसी अटेंडेंट को नहीं बुलाएगी? क्या वो इस पूरे मामले के बाद चुपचाप बैठी रहेगी? लेकिन ये महिला ये कहती हैं कि इसलिए मैं चिल्लाई नहीं, इसलिए मैंने शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं सदमे में आ गई थी, मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, शौक लगा, जिसकी वजह से ना तो मैंने रिएक्ट किया, ना मैंने चिल्लाई और ना ही मैंने क्रू को बुलाया। अक्सर आपने देखा होगा, फ्लाइट में अगर आप क्रू को बुलाना चाहते हैं, आप फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर एक बटन लगा होता है। आप जैसे ही उस बटन को दबाएंगे, जो फ्लाइट अटेंडेंट है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन इस महिला ने ना तो वो बटन दबाया फ्लाइट अटेंडेंट वाला, ना ही रिएक्ट किया और ना ही ये चिल्लाई, जो कि थोड़ी असहज सी बात लगती है। अगर आप भी देखें, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? शायद आप चिल्लाएंगे, शायद आप उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगली जो चीज करेंगे वो ये कि आप तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाएंगे, शिकायत करेंगे और कहेंगे कि इस आदमी ने ये किया। लेकिन इस महिला ने इन तीनों में से कुछ नहीं किया। वो कह रही है कि मैं बैठी रही क्योंकि मैं शौक में थी। इसके बाद ये सब करने के बाद ये आदमी जो है शंकर मिश्रा, ये वापस अपनी सीट नंबर 8C पे चला जाता है। और फिर वो महिला कहती है कि आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक आई इन्फॉर्म द क्रू आई वॉज फीलिंग मिजरेबल, माई क्लोथ्स एंड शूज वर वेट विद यूरिन। यानी वो कह रही है कि जब मैं इस सदमे से उबर गई, जब मैंने अपने आप को संभाला, तब मैंने इसकी शिकायत की। अगली बात जो इसमें लिखी है वो ये कि पहले ये महिला क्रू मेंबर्स के सहयोग और मदद से बड़ी खुश थी, और जब बिना बोले इस महिला को नई सीट भी दे दी गई तो उसने क्रू मेंबर्स की तारीफ की। लेकिन जैसे ही इस महिला की उस यात्री से बात होने लगी, यानी वो यात्री जो लगातार ये कह रहा था कि मुझे फर्स्ट क्लास में शिफ्ट किया जाए, कहने का मतलब यह है कि उस यात्री ने इस महिला को भड़काया होगा। और ये वो यात्री है जो शंकर मिश्रा के साथ विंडो सीट पर बैठा हुआ था, और इस महिला से बात करने के बाद जब उस व्यक्ति ने इस महिला से बात की, तो इस महिला का बात करने का ढंग ही बदल गया। ऐसा इसमें लिखा है। पहले उसने कहा था कि उसके जूते और बैग ड्राई क्लीन होने चाहिए, और फिर उसने यह भी कहा कि इस महिला की इस दूसरे यात्री से बात हो गई है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और जैसे ही ये फ्लाइट दिल्ली लैंड करेगी तो ये यात्री यानी शंकर मिश्रा इस महिला की मदद के लिए, यानी ये उसको पैसा देगा, कॉम्पनसेट करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो तीसरा व्यक्ति है, बार बार देखिए तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो शंकर मिश्रा की साथ वाली सीट पर बैठा था। तीसरा व्यक्ति ये कहता है उस महिला को कि जब हम दिल्ली उतरेंगे, इसमें लिखा है शी ऑल्सो क्लेम्ड दैट द गेस्ट 8A यानी 8A नंबर सीट पर जो बैठा हुआ था, ही विल अरेंज फॉर अ कॉल फ्रॉम अ रिपोर्टर फॉर हर ऑन लैंडिंग इनटू दिल्ली। तो ये कह रहा था, उसने महिला को ये विश्वास दिलाया कि मैं इस मामले को मीडिया में लेकर जाऊंगा और मैं किसी प्रेस रिपोर्टर से आपकी बात कराऊंगा ताकि इस मामले को हम उछाल सके। फ्लाइट का बैठने का जो पूरा पैटर्न है ये है। अभी आप जो देख रहे हैं 8C नंबर की सीट, इसे आयल सीट कहते हैं, इस पर शंकर मिश्रा बैठे हैं, और पीछे की सीट पर जिसका नंबर है 9A,
उस पर शिकायतकर्ता महिला बैठी है। अब आप जो बड़ा सवाल इसमें आ रहा है वो ये है कि ये जो शंकर मिश्रा हैं ये उठे और पीछे विंडो सीट पर जाकर ये यूरिनेट करने लगे। अब इसमें जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि अगर शंकर मिश्रा ने ऐसा किया पीछे जाकर, वो भी विंडो सीट पर, तो उनकी बगल में जो पैसेंजर बैठी हुई थी, यानी जो 9C पर जो पैसेंजर थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें इसके बारे में ना पता ना चला हो और उनके ऊपर छींटे ना पड़े हों और वो उनकी सीट जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रह गई हो और वो बिल्कुल सुरक्षित रह गई हो। ये बात थोड़ा गले से कम उतरती है। अब सवाल उठता है कि शंकर मिश्रा नशे में थे तो वो इस सीट पर पहुंचे कैसे, और जब ये घटना हुई तब इस महिला ने तुरंत किसी से मदद क्यों नहीं मांगी। मैं इस रिपोर्ट में लिखी गई बातें आपको पढ़कर बता चुका हूं, जिसमें यह बात कही गई है कि उन्होंने तुरंत इसके बारे में शिकायत नहीं की थी। लेकिन इस घटना को लेकर और भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, इस महिला ने घटना के तुरंत बाद किसी से मदद क्यों नहीं मांगी। दूसरा सवाल, यह महिला अपने बयान बार बार बदल क्यों रही थी। कभी ये कहती है कि वो क्रू मेंबर्स ने जिस तरीके से डील किया उससे खुश है, फिर बाद में कहती है कि मैं खुश नहीं हूं। कभी कहती है कि ये जो लड़का था शंकर मिश्रा, इसके साथ हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उन्होंने उसके व्यवहार की भी तारीफ की, लेकिन बाद में उसकी बुराई करने लगी और कहने लगी कि हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है और इसने पैसा भी नहीं दिया है। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह महिला विंडो सीट पर एक अलग रो में बैठी थी, जबकि आरोपी शंकर मिश्रा उसके आगे वाली लाइन में रो में साइड वाली आयल सीट पर बैठा था। तो फिर उसने इस महिला पर पेशाब कैसे किया होगा। हालांकि यहां ये समझना भी मुश्किल है। जो सबसे बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न, वो ये है कि जब शंकर मिश्रा ने इस महिला पर पेशाब नहीं किया था, जैसा कि उसके वकीलों ने अदालत में बताया है, उसके वकीलों ने यह बताया है कि उसने ये काम किया ही नहीं और इस महिला ने अपने आप से ही पेशाब कर दिया था, क्योंकि उसे हो सकता है कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसकी वजह से वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल ना कर पाती हो। और आरोप उसने शंकर मिश्रा पर लगा दिया, ये कहा जा रहा है शंकर मिश्रा के वकीलों द्वारा। लेकिन आज हम शंकर मिश्रा से भी ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया था तो उसने इस महिला से पहली बात माफी क्यों मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्यों दी। दूसरी बात, इस महिला को $200 हर्जाना देने के लिए वो तैयार क्यों हुआ और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इस महिला के कपड़े और बाकी चीजें, जूते वगैरह सब ड्राई क्लीन कराकर देगा। यहां दो बातें हो सकती है। हो सकता है कि यह व्यक्ति उस समय डर गया हो और कोई विवाद ना चाहता हो। उस व्यक्ति के परिवार वालों का यह कहना है कि उसे तुरंत इस फ्लाइट के बाद बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी थी, बेंगलुरु की, और वो चाहता था कि किसी भी तरीके से यहां से निकले। और जब दबाव इतना बढ़ गया तो उसने मान लिया और उसको लगा कि किसी तरह 15-16 हजार रुपए देके यहां से जान छुड़ाओ और अपनी अगली फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु पहुंचो, क्योंकि उसे वहां अपने ऑफिस में जाना था। और यह भी हो सकता है कि वो जल्दबाजी में था और उसे कहीं ये जरूरी, जैसा हमने आपको बताया, अपने ऑफिस में पहुंचना था, इसलिए वो किसी भी तरह के कानूनी मामले में पड़ना नहीं चाहता था और वो ये पैसा देने के लिए तैयार हो गया। तो आज, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पायलट द्वारा उन्हीं की लिखाई में, उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट है। और एक दो बातें मैं आपको और भी बताता हूं इसमें और क्या लिखी हुई है। तो इसमें एक तो ये लिखा हुआ है कि $200 वो देने को तैयार हो गए, जो 16,334 रुपए बनते हैं, ये इस स्टेटस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। आप किसी एयरलाइन में अपनी टिकट बुक कराते हैं तो आप आंख बंद करके उस एयरलाइन पर विश्वास करते हैं। आप ना तो ये पूछते हैं उस एयरलाइन से कि जिस विमान में वो आपको ले जाएंगे उस विमान की जानकारी क्या है, उस विमान का मॉडल क्या है, वो कितना पुराना है, उसकी लास्ट सर्विस कब हुई थी, उसमें विमान में क्या क्या परेशानी है, आपको तो पता भी नहीं होता। आपने एयरलाइंस की टिकट खरीद ली किसी भी फ्लाइट की और आपको ये तक पता नहीं होता कि कौन सा प्लेन जाएगा, वो कैसा प्लेन है, उसकी स्थिति कैसी है। ना ही कभी आप ये पूछते हैं कि उस प्लेन को उड़ाने वाले पायलट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो पायलट कितना काबिल है, वो पायलट नया है या पायलट बहुत अनुभवी है,
पायलट किस स्थिति में है, कभी नहीं पूछते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आप जिस एयरलाइंस की टिकट खरीद रहे हैं वो आपको अच्छे प्लेन में सुरक्षित पहुंचाएगी। जो पायलट उसे उड़ा रहा होगा, आप उस एयरलाइन की रेपुटेशन देखकर सोचते हैं कि यहां अच्छे पायलट ही होंगे। दूसरी बात, आप अपनी सरकार पर भी यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने सिविल एविएशन को लेकर जो नियम कानून बनाकर रखे हैं जो इन एयरलाइंस पर लागू होते हैं, तो आपकी सरकार उन्हें ठीक से पालन करवा रही होगी उन सारे नियमों को, इसलिए आप सुरक्षित हैं और आप आंख बंद करके उस फ्लाइट में बैठ जाते हैं। और आपकी फ्लाइट में आपको कभी यह भी नहीं पता होता कि आपकी फ्लाइट को कौन पायलट उड़ा रहा है, वो कैसा है, कितना अनुभवी है, उसका बायोडेटा आपने कभी देखा नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आप कोई टैक्सी भी बुक कराते हैं तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं कि आपको टैक्सी वाला ऐसी गाड़ी दे जो नई हो, सुरक्षित हो और ड्राइवर भी अच्छा सा देना भैया। ये कहते हैं आप जब कोई टैक्सी लेते हैं टैक्सी स्टैंड से, कि अच्छी गाड़ी देना और अच्छा ड्राइवर देना। लेकिन जब लोग हवाई यात्रा के लिए अपना एयर टिकट बुक कराते हैं तो आखिरी वक्त तक आपको ना तो विमान के बारे में पता होता है, ना पायलट के बारे में कुछ पता होता है। और इस तरह लोग इन एयरलाइंस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ भी होगा वो नियमों के मुताबिक होगा और आप सुरक्षित हैं। लेकिन नेपाल की घटना बताती है कि नेपाल की इस एयरलाइन ने और नेपाल की सरकार ने इन यात्रियों के विश्वास के साथ कैसे खिलवाड़ किया, इनके साथ धोखा किया। इसलिए आज हम नेपाल में हुई इस दुर्घटना का पूरा विश्लेषण आपके नजरिए से करेंगे। खुश होने की बात नहीं है कि आप उस फ्लाइट में नहीं थे या आप नेपाल नहीं जाएंगे कभी या इससे पहले कभी गए नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और आज आपको ये बताएंगे कि नेपाल के विमानों को हवाई यात्रा के लिए पूरी दुनिया में इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, नेपाल में इतनी सारी विमान दुर्घटनाएं होती क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं, दुर्घटना के बारे में। इसमें 68 लोगों की मौत हुई है और रेस्क्यू टीम को अब भी 4 बच्चों का शव नहीं मिला है और हो सकता है इन बच्चों के शव विमान के विस्फोट के दौरान ही शायद बचे ही ना हो। इस दुर्घटना में भारत के जिन 5 लोगों की मौत हुई उनमें से 4 लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे, जबकि एक व्यक्ति बिहार के सीतामढ़ी जिले का था और वो इस फ्लाइट में नेपाल के पोखरा में अपनी बहन के घर जा रहा था। जबकि गाजीपुर के रहने वाले ये 4 लड़के आपस में दोस्त थे और चारों दोस्त घूमने के लिए पोखरा जा रहे थे छुट्टियों पर। और इन लोगों ने वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू की थी और इन सभी की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच में थी। सोचिए, बिल्कुल युवा थे, अभी 20 से 28 साल की उम्र थी। इनमें से एक लड़के का नाम था सोनू जायसवाल, जिसने अपनी फ्लाइट की लैंडिंग से सिर्फ 55 सेकंड पहले फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया, 55 सेकंड पहले। लेकिन इसके बाद यह विमान क्रैश हो गया और इस फेसबुक लाइव में सब कुछ रिकॉर्ड होता चला गया। ये इस लड़के की जिंदगी का आखिरी फेसबुक लाइव था और वो नहीं जानता था कि आज वो अपनी मौत की रिकॉर्डिंग कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस लड़के को किसी भी नई जगह जाकर इसी तरह फेसबुक लाइव करने की आदत थी, लेकिन उस दिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपने और अपने साथियों की मौत का वीडियो बना रहा है। सबसे पहले आप इसी वीडियो को देखिए जो इस लड़के ने फ्लाइट के अंदर से बनाया और ये वीडियो तब का है जब फ्लाइट को लैंड करने में कुछ सेकंड ही बचे थे। और ये जिस एयरलाइंस का प्लेन था उसका नाम है येती एयरलाइंस और इस घटना के दौरान इस फ्लाइट में कुल 72 यात्री थे, जिसमें से 70 के शव मिल चुके हैं, जैसा भी लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं। इस विमान ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और यह वही पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे चीन की मदद से बनाया गया है और इस एयरपोर्ट का इसी महीने की 1 तारीख को नेपाल के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। आपको याद होगा, हमने इस पर आपको खबर भी दिखाई थी। इसी साल इसका उद्घाटन हुआ है और अभी देखिए कि ये दुर्घटना भी हो गई। लेकिन इस घटना में जैसे ही यह विमान पोखरा के हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था उससे 10 सेकंड पहले यह विमान क्रैश हो गया और नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि यह दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हुई है। वैसे भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ये जो नया एयरपोर्ट बना है इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये बहुत अच्छी नहीं है और ये एक ऐसी जगह पर बना है, इसका जो टेरेन है उसी में प्रॉब्लम है और यहां पर लैंड कराना किसी भी पायलट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये वैसे भी जो इसका यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ है ये आसान नहीं है। काठमांडू एयरपोर्ट का यह कहना है कि इस विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स घटनास्थल से बरामद हो चुके हैं
और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी मिल चुका है, जिससे पता चलेगा कि आखिर यह विमान लैंडिंग से पहले क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इसकी सही वजहों के बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि विमान का गलत संचालन, पायलट का थका हुआ होना यानी पायलट की थकावट और आखिरी वक्त में लैंडिंग पैड बदलने के फैसले की वजह से यह विमान क्रैश हुआ। देखिए, ऐसे टेरेन पर जब प्लेन उड़ता है उस समय पायलट की जो स्किल सेट होता है, पायलट का अपना अनुभव होता है, वो बहुत काम का होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में कई बार ऐसा लगता है कि पायलट ने आखिरी वक्त पर, जिस समय जब लैंड करना था, गलत फैसला ले लिया, यानी पायलट का जो अपना आकलन था स्थिति को देखते हुए, वो आकलन गलत हुआ और उसकी वजह से, उस कैलकुलेशन में गड़बड़ की वजह से ये जो प्लेन है ये क्रैश हो गया। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, आसमान बिल्कुल साफ है। ये देखिए आप, नीला आसमान है, इसका मतलब मौसम की कोई समस्या नहीं है, प्लेन की भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि ये प्लेन 15 साल पुराना था। जो बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यही है कि शायद ये पायलट की अपनी गलत फैसले लेने की वजह से ये क्रैश हुआ है। इस दुर्घटना में जो विमान क्रैश हुआ, वो विमान किसी जमाने में भारत की किंगफिशर एयरलाइंस का हिस्सा हुआ करता था, जिसने 15 साल पहले ये यहां पर भारत में किंगफिशर एयरलाइन में चलता था और बाद में येती एयरलाइंस ने इसे खरीद लिया और तब ये नेपाल में चलने लगा। यानी पहले ये किंगफिशर एयरलाइंस में यहीं चलता था। सरकार जानती है कि वहां एयरपोर्ट बनाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन इसके बावजूद पैसा कमाने के लालच में वहां की सरकार अपने देश के टेरेन को हर बार नजरअंदाज करती है। बड़ी बात देखिए नेपाल की सरकार की, नेपाल का जो रेवेन्यू का सोर्स है, वो सबसे ज्यादा नेपाल की सरकार को पैसा मिलता है पर्यटन से। दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और पर्यटक आते हैं किस लिए? पर्यटकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, पर्यटकों के लिए हवाई सेवाएं बहुत जरूरी हैं। यानी जिस चीज से नेपाल को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, उसी चीज को नेपाल की सरकार ने और वहां के नेताओं ने हमेशा नजरअंदाज किया है। उदाहरण के लिए, दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 पर्वत अकेले नेपाल में है और नेपाल के ज्यादातर इलाकों में अधिक ऊंचाई की वजह से मौसम अक्सर खराब रहता है और इस दौरान हवाई सफर बहुत खतरनाक हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि नेपाल का टेरेन हवाई सेवाओं के अनुकूल है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद वहां हवाई अड्डे भी हैं और इन हवाई अड्डों को नेपाल सरकार ने पैसा छापने की मशीन बनाकर रखा है और वहां पर बुनियादी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी या सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। आज नेपाल में सुरक्षित हवाई सेवाओं के लिए आधुनिक रेडार सिस्टम्स और जीपीएस सिस्टम जैसे सिस्टम्स भी नहीं है और इसी वजह से नेपाल में कई यात्री विमान इससे पहले भी क्रैश हो चुके हैं। वर्ष 2000 के बाद से अब तक इन 22 वर्षों में अलग अलग विमान दुर्घटनाओं में वहां 350 लोग मर चुके हैं और नेपाल की एयरलाइंस पर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप अक्सर लगते रहते हैं। आप हैरान होंगे जानकर कि यूरोप के 28 देशों में नेपाल की एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इन कंपनियों के विमान इन देशों के एयर स्पेस में उड़ान नहीं भर सकते। सोचिए, यूरोप के 28 देशों ने यह कह के रखा है कि विमान की कोई भी, नेपाल की कोई भी एयरलाइन उनके एयर स्पेस में नहीं आएगी और यह बैन वर्ष 2013 में ही लग गया था और तब यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि नेपाल की एयरलाइंस के पास जो यात्री विमान हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं और वो उन्हें अपने यहां आने की इजाजत नहीं दे सकते। विमानों के अलावा नेपाल के हवाई अड्डे भी काफी खतरनाक हैं। और अब आपको आखिर में प्रधानमंत्री मोदी के उस रोड शो की झलक दिखाते हैं जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप छिपा हुआ है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो किया और इसके बाद वो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के मुख्यालय गए। उसकी तस्वीरें आज आपको दिखाते हैं। ये 2 दिन की कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की। बीजेपी के तमाम बड़े फैसलों के लेने वाली ये बीजेपी की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है कार्य समिति, जो बीजेपी कार्य समिति है, कार्यकारिणी। और 2 दिन बीजेपी की रणनीति इसमें तय होगी कि बीजेपी 2024 का चुनाव कैसे लड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें 2-3 मुद्दे होंगे। एक तो जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर रही है वहां बीजेपी कैसे जीत सकती है अगले लोकसभा चुनाव में। इस साल जो 9 विधानसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
यानी अभी से चुनाव मोड में कैसे आ सकती है। इसी कार्यकारिणी में यह भी तय हो सकता है कि जो बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल और बढ़ाया जा सकता है लोकसभा चुनाव तक। और आखिरी बात, जो प्रधानमंत्री ने 5 प्रण लिए थे अभी हाल ही में, उन 5 प्रणों को कैसे पूरा करना है, इस पर भी चर्चा होगी इस कार्यकारिणी में।